संविधान आप डबल टिबल हो रहे हैं। आप लोग नहीं पढ़े थे ना संविधान? पढ़ लिए? कुछ बचा भी नहीं है पढ़ाने के लिए, है ना? मैं हिंदी स्टार्ट करूंगा मंडे से, और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब एग्जाम के यूज से जो है वैसे पढ़ा अच्छे से मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? सोच रहा हूँ पर कितने नंबर का है? मिनिमम 25 नंबर, तो एक बड़ा सिलेबस है ना, उसको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है? जो एग्जाम क्या वर्ग 1 में 5 नंबर में, हाँ। कंप्यूटर का ठीक नहीं है, रिस्क लेना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। पढ़ा सकता हूँ लेकिन क्या उतना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा मुझे, है ना? जो चीज़ ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ मंडे से हिंदी स्टार्ट करेंगे, तो मिक्स करेंगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा कि बड़ा एक बार याद हो जाएगा सब चीज़, है ना? तो जिनका नहीं हुआ है संविधान, उनको अब इसको भी मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ही पढ़ेंगे, है ना? तो हम लोग का संविधान की विशेषताएं पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे मूल अधिकार, ठीक है? मूल अधिकार या इसी को बोलते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स इंग्लिश में जो है मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार, ये आपका सिलेबस का जो है एक हिस्सा है, भिन्न हिस्सा ना। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य लोकसभा राज्यसभा इतना दिया है वर्ग 1 के लिए, है ना? और सबको इसको पढ़ना है, ठीक? तो मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार जो है, देखिए परिभाषा आपका आएगा नहीं, लेकिन जो है उस परिभाषा के कंटेंट को समझिए, जो उसमें लिखा गया है ना। मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिससे व्यक्ति का जो है बौद्धिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए जो सहायक है, जो आपको जो है आपका किस तरह से जो है बौद्धिक विकास हो, आपका किस तरह से नैतिक विकास हो, और किस तरह से जो है आपका आध्यात्मिक विकास हो, उसके लिए आपका सहायक है, ठीक है? देखिए अधिकार हम लोग एक पढ़ते हैं मानव अधिकार, है ना? मानव अधिकार सुने होंगे नाम, एक होता है कानूनी अधिकार, एक मानव अधिकार होता है, मूल अधिकार। मानव अधिकार क्या होता है? आपको मानव मात्र होने के नाते जो आपको अधिकार है, ठीक है? मानव मात्र होने के नाते जो आपको अधिकार प्राप्त है वो आपका होता है मानव अधिकार। मूल अधिकार जो है किसी देश के नागरिक होने के नाते, है ना? कोई भी देश जो है अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दे के रखा है ताकि उसका कुछ जो है बौद्धिक लेवल अच्छा हो, उसका नैतिकता में जो वृद्धि हो, है ना? और उसका जो है बौद्धिक और आध्यात्मिक जो विकास हो, तो इस जो अधिकार को क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। क्या बोलते हैं इसको? मूल अधिकार। मूल अधिकार के हम लोग अगर जो है इतिहास में जाए, जो है ना, बहुत पुराना इतिहास में जाए, तो सबसे पहले जो है 1215 में, ठीक, 1215 ईस्वी में जो है इंग्लैंड के जो राजा थे, ठीक है, 1215 में जो इंग्लैंड के जो राजा थे, वहाँ के जो नागरिकों को, है ना, या वहाँ के जो सामंत थे, उनके दबाव में, जो सामंत देखे होंगे कि इंग्लैंड पूरा एक व्यापारी वर्ग थे, ज़्यादातर व्यापारी लोग ज़्यादा रहते थे, तो वो व्यापारी लोग अपने जो है एक अधिकार की मांग की वहाँ के जो राजा से कि हमको भी कुछ जो है अधिकार होना चाहिए नागरिक होने के नाते, ठीक है? तो वहाँ के जो सामंतों के दबाव में बोली या सामंतों की मांग में वहाँ के राजा ने उनको कुछ जो है अधिकार दिए, ठीक है? कुछ अधिकार दिए। उसी अधिकार को जो है वहाँ की भाषा में, कहाँ की भाषा में? इंग्लैंड की भाषा में, उसी को जो है मैग्ना कार्टा, उसी में जो है इंग्लैंड की भाषा में इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। जो वहाँ के जो नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं उसी को बोलते हैं मैग्ना कार्टा, ठीक है? तो उस मैग्ना कार्टा एक तो पत्र है, बोलिए, जिसमें उनके अधिकार लिखे हुए थे कि भाई आप जो है इंग्लैंड के या यूनाइटेड किंगडम के आप जो है नागरिक हो, तो आपको वहाँ क्या क्या अधिकार मिल सकते हैं, ठीक है? तो उनको क्या बोला गया? मैग्ना कार्टा बोला गया, ठीक? भारत के अगर संदर्भ में देखें तो 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च को बहुत इसका इतिहास में देखें तो 29 मार्च जो है 1931, 29 मार्च 1931 में एक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची में अधिवेशन होता है, ठीक है? कराची अधिवेशन, उसको याद रखिए इतिहास की दृष्टि से, है ना? भारत के संदर्भ में देखें तो 29 मार्च 1931 को कराची में एक अधिवेशन होता है। किसका अधिवेशन होता है? राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन 1931 में जो है आपका कराची में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन,
ठीक, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए हैं, ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट थे इस अधिवेशन के, वो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में जो है पहली बार जो है, ठीक है, कराची अधिवेशन में पहली बार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों से जो है कुछ मूलभूत राजनीतिक अधिकार की मांग की, ठीक है, कुछ मूलभूत जो है राजनीतिक अधिकार की मांग की थी ब्रिटिश सरकार, ठीक है, उनकी ब्रिटिश जो है शासन कर रहा था वहाँ पर। तो जो 1931 की इस कराची जो अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कुछ जो है मूलभूत राजनीतिक अधिकार की क्या की थी, मांग की, है ना, एक तरह से जो है मूल अधिकार की मांग की, ठीक। उसके बाद जो है हमारे संविधान में जो है इसको जो है विशेष जगह दिया है मूल अधिकार, ठीक है, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो मूल अधिकार है, ठीक है, इसको जो है शामिल किया गया है संविधान के भाग 3 में, ठीक, इसको याद रखना है। संविधान के भाग 3 में जो है, ठीक है, संविधान के भाग 3 में जो है मूल अधिकार को किस जो है शामिल किया गया है, ठीक है। इसका जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद आपका जो है 12 से स्टार्ट होता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक का जो विषय है, ठीक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक का जो विषय है, ठीक है, ये कौन सा विषय है, मूल अधिकार का विषय है, ठीक है, कहाँ पर है, ये जो है भाग 3 में है। और ये जो मूल अधिकार को जो है, ठीक है, जो मूल अधिकार था इसे जो है अमेरिकी संविधान, अमेरिका के इसको संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से, ठीक। ये जो मूल अधिकार है इसको कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान में जिस तरह से मूल अधिकार को इसको शामिल करके संवैधानिक जो है दर्जा दिया गया, उसी तरह इसको जो है भारत के संविधान में जो है कहाँ पर रखा गया है, भाग 3 में रखे हैं, ठीक है, भाग 3 में रखे हैं। और अनुच्छेद है आपका 12 से 35 तक का जो विषय है ये मूल अधिकार का विषय है, और ये लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान, ठीक है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो भारत का जो मैग्ना कार्टा, जो किसको बोलेंगे, ये भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा बोलेंगे, ठीक है। भारत के जो मैग्ना कार्टा के अगर पूछेंगे कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, है ना, भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, इसको जो है 3 प्रकार से भी आप आंसर बना सकते हैं। एक जो है मूल अधिकार को भारत का जो है मैग्ना कार्टा बोलते हैं, या मौलिक अधिकार बोलिए या मूल अधिकार, इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। या जो है भाग 3 को जो है संविधान की जो भाग 3 है इसको जो है मैग्ना कार्टा बोलते हैं भारत का, ऐसा भी है ना। और एक आपको ऐसा भी बोल सकते हैं अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक का जो विषय है ये जो है भारत का मैग्ना कार्टा है, ठीक। इसमें जो आपका मूल अधिकार संबंधी जो बातें हैं आपको दिया गया, ठीक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं, तो भाग 3 है या मौलिक अधिकार को जो है भारत का जो है मैग्ना कार्टा कहते हैं, समझ गए। बता दो पहले इस बार वो इसके जो है जितने मूल अधिकार है उसको पढ़ते हैं, लास्ट में विशेषता पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि जब इसको पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा विशेषता समझ आ जाएगा, है ना। तो जो है मूल अधिकार आपका जो है अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक का जो विषय है ना, तो जो मूल जो संविधान था, ठीक है, जो मूल संविधान थे उसमें जो है कुल जो है 7 मौलिक अधिकार। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मूल अधिकार। मूल जो संविधान है, मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक जो है अधिकार आपका जो है 7 मूल अधिकार थे। एक है आपका समता का अधिकार या जो है समानता का अधिकार, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, ठीक। पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। दूसरा जो अधिकार है ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पांचवा है धार्मिक
स्वतंत्रता का अधिकार। छठवा है आपका जो है संपत्ति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। सातवां जो है आपका जो है सॉरी 1 2 3 4 5 संपत्ति का अधिकार। और एक है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो मूल संविधान है ना, जो हमारा जो मूल संविधान है उसमें आपको जो है 7 जो है मूल अधिकार दिए थे। समता या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। अभी देखे होंगे पीएससी में इसी से डायरेक्ट पूछा हुआ था, मैचिंग वाला आया था, यही से जो है अनुच्छेद को पूछ दिया था ना। तो जो समता का जो अधिकार होता है आपका, समानता का अधिकार और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से जो अनुच्छेद 18 तक का जो विषय है वो जो है आपका समानता का अधिकार है। ठीक, उसके बाद जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद जो है 22 तक का। ठीक, उसके बाद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद जो है 25, अनुच्छेद 25 से लेके जो 28 तक का 4 विषय है ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 29 और 30 में। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और जो है आपका ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है, इसी रूप में याद रखना है कौन कौन सा है बोल के। अभी जस्ट पीएससी में यही पूछा था। 32 है, बाकी उसका और जो नियम है वो दिया है उसमें, है ना। 35 तक का जो दिया है, बाकी कुछ दिया उसमें अनुच्छेद दिया है क्या पढ़ेंगे लास्ट में। मेन जो आपको जो है मूल अधिकार में 12 से लिखे, 12 भी कहाँ लिखे हैं, 12-13 दोनों नहीं लिखे हैं, है ना। तो आपका जो मेन अधिकार है, आपका जो अधिकार है उसको 12-13 में दूसरे विषय में बताया, मूल अधिकार के संदर्भ में बताया है। लेकिन आपको जो अधिकार दिए थे मूल अधिकार संविधान में, ये 7 अधिकार आपको दिए हुए थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22 है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये वहां से है ना, 19 के बाद 20, 21 और 22 ऐसा है। ठीक है, ऐसे पढ़िए। 23, 24 है ये, 25, 26, 27, 28 ऐसे पढ़ना है ना। ये 29 और 30 है, ये 31 है और ये जो है आपका 32 है। ये 7 जो है मूल अधिकार आपको जो है दिए थे इसमें। ठीक, लेकिन क्या हुआ 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, समझिएगा। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन में ये जो संपत्ति का जो अधिकार, ठीक है, ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको यहाँ से हटा दिए। अनुच्छेद 31 को क्या किए, विलोप कर दिए। यहाँ से आपका मूल अधिकार से आपको संपत्ति का अधिकार को हटा दिए। कब हटाए, 44वां संविधान संशोधन में। और इसको जो है 300 का, ठीक है, कहाँ पर ले गए, यहाँ इसको जो है अनुच्छेद 300 के क में ले गए। कहाँ पर ले गए, अनुच्छेद 300 के क में ले गए और इसको जो है एक तो विधिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया, विधिक अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया, ना कि आपका ये जो है मौलिक अधिकार है ना। अभी क्यों हटा दिया, कैसे हुआ और क्या दोनों में अंतर है, आपको पढ़ते पढ़ते समझ आएगा ना। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बेसिकली चीजों को पढ़ते जाते हैं। ठीक, आपको पूरा अनुच्छेद के साथ याद रखना है। यहाँ पर ये कंटेंट याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 वाला ये जो अनुच्छेद 31 को विलोपित करके कहाँ पर ले आया, अनुच्छेद 300 का में ले आया। ठीक है, कहाँ पर ले आया, 300 का में। और ये जो संपत्ति का अधिकार अभी आपका कैसा अधिकार हो गया है,
विधिक अधिकार जो है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है आपका विधिक अधिकार है। मतलब इन अधिकारों को छीनने के जो है सरकार आपको नहीं छीन सकती। ये जितने आपको अधिकार है आपको सरकार छीन नहीं सकती। अगर छीन भी लेते तो आप जो है न्यायालय में शरण में जा सकते हैं, लेकिन आपकी संपत्ति छीनने का एक तो अधिकार दे दिया। सरकार को अगर जरूरत लगे तो आपकी संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए छीन सकती है। इसका सीधा सीधा यही है, ठीक। तो वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या कितने हो गए? 6 मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6, ठीक है। पहले कितने थे? 7 थे। वर्तमान में मूल अधिकार कितने हो गए हैं? 6 अधिकार, है ना। तो ये 6 मूल अधिकार के नाम आपको याद रखना है। संपत्ति का अधिकार हटा के कहाँ तक ले गए उसको याद रखना है, और ये सारे अनुच्छेद को ऐसे याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेके 15, 16, 17, 18, है ना। एग्जाम में ऐसे ही पूछा था आपको 14, 23, 18 करें, ठीक है। जस्ट केसी में जो आया था ये क्या तो केसी दिया था ना, सेम ऐसे ही आपको जो है पूछा हुआ था, ठीक। तो इसको ऐसे याद रखना है आपको, है ना। उसके बाद पढ़ते हैं इनके जो मेन अधिकारों पे जो है मिटा दो इसको। दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है। मूल अधिकार से बात करने से पहले कि मूल अधिकार के बारे में दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 जो है, ठीक है। बहुत हार्ड और सिंपल में समझ लीजिए कि अनुच्छेद 12 क्या है और अनुच्छेद 13 क्या है, ठीक है। एकदम सिंपल। इसको जो है बहुत ज़्यादा आपको डीप में भी आप जो है उसकी जो है महत्व को समझते होंगे तो बहुत चंद शब्द में इसको समझ जाएंगे कि क्या है। खासकर 13 जो 12 ये बोलता है, 12 में जो है राज्य को परिभाषित किया गया कि राज्य किसको बोलेंगे लोग, ठीक है। राज्य हम लोग किसको बोलेंगे बोल के अनुच्छेद 12 में किसको परिभाषित किया गया है? राज्य को, ठीक है। राज्य हम लोग राज्य किसको बोलेंगे बोल के अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है, क्योंकि हम लोग अभी जितने भी मूल अधिकार पढ़ेंगे बार बार यही शब्द आएगा, राज्य ये नहीं कर सकते, राज्य ये नहीं कर सकते, राज्य वो नहीं कर सकते। एक्चुअल में राज्य कौन है उस राज्य को बताया अनुच्छेद 12 में कि भाई हम इसको राज्य बोलेंगे, इस व्यक्ति को है राज्य बोलेंगे। तो राज्य किसको किसको बोलेंगे? जो जितने भी केंद्र सरकार की संस्था है, संसद है ना, या फिर विधानमंडल है, इसको लिख लीजिए एक शब्द में। राज्य हम लोग किसको एक्चुअली बोलेंगे तो संघीय सरकार के जितने भी है ना, ऐसे करके लिख लीजिए 2-3 इसमें जो है संघीय सरकार के है ना जितने भी जो है विधायी और कार्यकारी जो अंग है, ठीक है। मतलब जितना विधायिका वाले जो अंग है, जितना जो है कार्यपालिका वाले अंग है, संघीय सरकार मतलब केंद्र सरकार, ठीक है। मतलब हम संसद को भी राज्य बोलेंगे, राज्यसभा को भी राज्य बोलेंगे, लोकसभा को भी राज्य बोलेंगे, राष्ट्रपति वाले पदों को राज्य बोलेंगे, प्रधानमंत्री, ये सारे क्या हो जाएंगे? आपका राज्य आएंगे, है ना। उसके जितने भी अधिकारी अंग रहेंगे वो सारे राज्य रहेंगे। उसके बाद जो है विधानमंडल, जितने विधानमंडल है, विधानमंडल के भी विधायी और कार्यकारी जो अंग है, ठीक है। विधानमंडल के है ना, राज्य सरकार के जो विधानमंडल के जो है कार्यकारी और विधायी अंग है, इसको भी हम लोग जो है राज्य बोलेंगे, ठीक। जितने स्थानीय निकाय है, ठीक है। स्थानीय निकाय का मतलब है सीधा सीधा जितना जो है नगर पालिका है आपका, नगर पंचायत आपका, महान जो है नगर निगम है ना, या जितने जो है आपका जो संस्था है, स्थानीय जो संस्था है, यहाँ तक जो पंचायत है, ये सारे क्या कहलाएंगे? राज्य कहलाएंगे, ठीक है। ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य आएंगे, ठीक। तो स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिका है ना, जो भी नगर पालिका है, नगर निगम है, जिला न्याय बोर्ड है, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत। उनको बताया राज्य, ठीक है। मतलब वो राज्य जो है, नगर पालिका भी आपका कोई अधिकार को छीन नहीं सकते। अगर नगर पालिका कोई ऐसा अधिकार आपका छीनते हैं तो उस अधिकार के विरुद्ध आप जो है सीधा जो है कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया कि इस अंग को हम लोग राज्य बोलते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 13 जो है बहुत शार्ट और संक्षिप्त में बताता है। अनुच्छेद 13 जो है, ठीक है, इसको समझिए। अनुच्छेद 13 जो है, ठीक है, इसको संविधान में ऐसे लिखा है, मूल अधिकारों के, ठीक है, मूल अधिकारों के
असंगत विधियां। ठीक, संविधान में जो है जो मैं एक शब्द में लिख दिया, अनुच्छेद 13 में क्या लिखा है, मूल अधिकारों के असंगत जो है विधियां जो, ठीक है, मूल अधिकारों के असंगत जो है विधियां जो है, ध्यान से सुनिए जो है, शब्द आपको यही याद रखना है कि बोलना क्या चाह रहे हैं, इसको आप लोग समझ नहीं पा रहे कि लिखा क्या है, मूल अधिकारों के असंगत विधियां जो है, ठीक है। तो ये जो है अनुच्छेद 13 यह बोलना चाह रहे हैं कि जो है कोई भी जो है राज्य जो है, राज्य बोलने से सारे अंग आ जाएगा है ना, या जो संसद के जो कोई भी जो है विधायी अंग या कार्यपालिका या कोई भी विधानमंडल जो है ऐसे कोई कानून का निर्माण नहीं कर सकता वो, ठीक है, ऐसे कोई भी कानून का निर्माण नहीं कर सकता जिससे आपका मूल अधिकार, जो आपको 6 मूल अधिकार है, वो 6 मूल अधिकार का हनन हो, ठीक है। राज्य जो है कोई ऐसा जो है कानून का निर्माण नहीं कर सकता जिससे आपका मूल अधिकार का हनन हो। अगर ऐसे कोई कानून का निर्माण करता है, ठीक है, ऐसे कोई कानून का निर्माण करता है तो जिस सीमा तक आपका मूल अधिकार का हनन होगा, ठीक है, बात को ध्यान से सुनिए जो है, राज्य जो है अगर कोई ऐसे कानून का निर्माण करता है और उस कानून में जो है जिस सीमा तक जो है आपका मूल अधिकार का हनन होगा, उस सीमा तक जो है वह कानून क्या हो जाएगा, शून्य माना जाएगा, ठीक है, क्या माना जाएगा, उसको शून्य माना जाएगा, वो कानून है नहीं। मान लीजिए संसद या विधानमंडल कोई ऐसे कानून बना रहे हैं, ठीक है, जिस कानून में आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है, जिस सीमा तक आपका मूल अधिकार का हनन होगा वो जो है क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, ठीक है। इसमें यह भी बोलता है कि संविधान के पहले भी जो है, संविधान के पहले भी अगर ऐसा कोई कानून है, कोई ऐसा प्रथा है या ऐसा कोई रूढ़ी है जो आपका मूल अधिकार का हनन होता है, ठीक है। हम लोग जो है 26 जनवरी 1950 को क्या किए थे, संविधान को लागू किए, ठीक। इसके बाद कोई भी कानून ऐसा बनेगा जो मूल अधिकार का जो अल्पीकरण करेगा तो जिस सीमा तक करेगा उसको शून्य माना जाएगा। साथ में यह बोलता है कि संविधान के पूर्व भी जितने भी जो है प्रथा है या कोई रीति रिवाज है, ठीक है, रीति रिवाज है, प्रथा है या कोई रूढ़ियां है, ठीक है, जिससे आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो उसको भी क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, ठीक, उसको भी क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। अगर कोई ऐसा प्रथा, रूढ़ी, रिवाज या कानून भी बन गया है जो मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो उसको भी शून्य माना जाएगा। और वर्तमान में भी ऐसा कोई कानून का निर्माण होता है जो आपका जो मूल अधिकार का हनन करता है तो उसको भी क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे, ठीक। तो अनुच्छेद 12 जो है राज्य को परिभाषित किया है, अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के असंगत विधियों का, ठीक है, मूल अधिकार के असंगत विधि है, जो असंगत विधि है उसके बारे में बताया कि कौन सा विधि जो है असंगत है, ठीक। ठीक है, तो 13 में हम लोग क्या पढ़े अभी जो है, मूल अधिकारों के असंगत जो है विधि जो है ना, मूल अधिकार के असंगत जो विधि जो है एक तरह से उन विधियों का वर्णन है। इसमें याद रखिएगा अनुच्छेद 13 में उन विधियों का वर्णन है जो मूल अधिकारों के असंगत है ना। अगर एक शब्द में भी कभी पूछ दिए तो किसका वर्णन है, विधियों का वर्णन, उन विधियों का वर्णन है जो मूल अधिकार के असंगत है, ठीक। उसके बाद आपका जो है पहला जो अधिकार है वो अधिकार है आपका समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार या इसी को समता का अधिकार, लॉ ऑफ इक्वलिटी, जो राइट्स ऑफ इक्वलिटी, ठीक, समता का अधिकार, ठीक। इसके अंतर्गत जो है आपको जो है 4 अधिकार मिले हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, 18, 5 अधिकार है ना, 18 तक। ये जो है आपका जो है कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार है या समान जो है समता का अधिकार है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है समता का अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रकृति को समझते हुए आप ध्यान दीजिएगा, 14, 15, 16, 17, 18 जो है ये तीनों जो है समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है। ये अधिकार क्या है,
जितने भी अधिकार है वो इक्वलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है। ठीक है, समाज में जो है किसी भी प्रकार का जाति धर्म इन सब के बीच में जो भेदभाव नहीं रहेगा, सारे लोग जो है कानून की नजर में क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, तो हर अनुच्छेद जो है किसकी बात करेगा, समानता की बात करेगा, इक्वलिटी की बात करेगा। पहला जो बोलता है, ठीक है, पहला जो है अनुच्छेद जो है 14 जो है, लिखिए इसको, विधि अवसर और न्याय की समानता। विधि के समक्ष, इसको ऐसे लिखिए, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समक्ष समानता और विधियों के जो है समान जो है संरक्षण का जो अधिकार जो है। तो देखिए इसमें दो कंटेंट आपको मिलेंगे, एक जो है विधि के समक्ष समानता और एक जो है विधियों के समान संरक्षण का अधिकार जो है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों एक ही जैसे है बोलेंगे, लेकिन दोनों में जो है मूलभूत जो है अंतर है। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता जो है ये तो ब्रिटिश संविधान, ब्रिटेन के संविधान, कहाँ से लिया गया इसको जो है, ब्रिटिश संविधान से। विधि के समक्ष जो समानता है ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, विधि के समक्ष जो समानता है इसे हम लोग लिए हैं ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, और विधि की जो समक्ष समानता एक तरह के विधि की शासन की बात करता है। किसकी बात करता है, विधि की शासन। ठीक है, जिसमें इसमें क्या क्या कंटेंट है, एक तो ब्रिटेन से हम लोग लिए हैं और विधि की शासन, विधि के शासन। ठीक है, इसकी जो प्रणेता थी इसको भी लिख लीजिए दो शब्दों में, डायशी करके। ठीक है, ब्रिटेन का ब्रिटिश न्यायविद है डायशी जो है, इसके जो प्रणेता है विधि के शासन के, है ना। ये बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है विधि के समक्ष समान है। हर व्यक्ति क्या है, विधि के समक्ष समान है। किसी भी व्यक्ति जो है धर्म मूल वंश जाति यहाँ तक की जो है पद के आधार पर भी किसी को भेदभाव नहीं करेंगे। सारे व्यक्ति जो है विधि के समक्ष क्या है, समान है। हर व्यक्ति जो है, अगर एक अपराध एक सामान्य व्यक्ति ने किया है और वही एक अपराध एक कलेक्टर ने किया है, तो विधि की नज़र में वो ये नहीं देखेगा कि ये कलेक्टर है और ये जो है एक सामान्य व्यक्ति है। जो सजा जो है एक सामान्य व्यक्ति को मिलना है उस अपराध के लिए, वही उसको जो है कलेक्टर के लिए भी आपका दंड का जो है प्रावधान है। ठीक है, तो विधि के समक्ष जो है समानता, और ये जो विधि के जो है शासन, मतलब ये बोल रहा है कि जो भी शासन का संचालन जो है किसके साथ किया, विधि के अनुसार किया जाए। शासन का संचालन कैसे करेंगे, विधि के अनुसार। विधि ये कहता है कि विधि के समक्ष सारे लोग क्या है, समान है। हम लोग देखे होंगे, है ना, अदालत में जो है काला पट्टा लगा के जो खड़ी रहती है, वो वही देखते हैं कि हम जो है वो देख नहीं रही है किसी को, है ना, उसका आँख बंद है, आप कौन, उससे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ सुन रही है, कान से सुन रही है कि आप जो है क्या जो है वो जो है आप लोग के बीच में वार्तालाप हो रहा है, कौन दोषी है उसको सिर्फ वो सुन रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं रहे कि वो कलेक्टर है, वो गोरा है, वो हिंदू है, मुस्लिम, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने अपराध किया है तो विधि के अनुसार जो दंड है वो दंड मिलेगा। ठीक, विधि के साथ समानता, और एक तो बड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट है विधियों का समान संरक्षण का अधिकार जो है। ठीक है, ये लिया है आपका अमेरिका के संविधान से, अमेरिकी संविधान। देखिए ये जो है इसको समझेंगे नहीं सारे लोग, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, विधि के समक्ष सारे लोग समान। इसमें कोई जो है बहुत ज्यादा डीपली बात नहीं है, डीपली बहुत है, गहराई बात छुपे हुए इसमें, लेकिन सारे लोग जो है एक समान है। विधि के समक्ष सारे लोग समान है। ये जो है विधियों का जो है समान संरक्षण की जो है बात करता है। ये जो है कहाँ से लिए गए इसको जो है, अमेरिका के संविधान से। और इसमें जो है दो चीजें जो है ना, समानता और नैसर्गिक न्याय जो है, नैसर्गिक न्याय। ठीक, इसमें आपको समानता और नैसर्गिक जो न्याय है उसकी जो है अवधारणा नहीं है। ठीक है, समानता और नैसर्गिक न्याय जो
तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहे समझिए जो है, ये बहुत गहराई वाली चीजें हैं, ठीक है, एकदम डीप वाली चीजें हैं कि समानता और नैसर्गिक न्याय की बात करता है। एक तो देखिए ये बोलता है कि विधि के समक्ष सारे लोग समान बनते हैं ना, ये दोनों को एक ही साथ दिया है। सबसे बड़ी बात कि विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार जो है, विधि के समान संरक्षण जो समानता और नैसर्गिक न्याय की बात करता है, ठीक है। समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ जो है समान न्याय किया जा सकता है, सही है एकदम। समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ जो है समान न्याय किया जा सकता है, किस संदर्भ में, अगर उन्होंने अपराध किया हो, ठीक है। लेकिन जो है असमान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ जो है, असमान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ, ठीक है, ध्यान से सुनिए बातों को जो है, ठीक है। ये बोलना क्या चाह रहा है, इनकी भावार्थ क्या निकाल रहा है। जो असमान परिस्थिति वाले जो व्यक्ति है उनके साथ जो है समान जो न्याय जो है कैसे जचता है, ठीक है। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि भाई एक व्यक्ति, देखिए सुनिए, आप सुनेंगे बहुत अच्छा से इसको समझ जाएंगे और किसी किताब में 1000 बार पढ़िए नहीं समझ पाएंगे, है ना, बुक से आप इसको नहीं समझ पाएंगे। एक व्यक्ति गरीब है, एक व्यक्ति जो है अमीर है, ठीक है। इन दोनों ने अपराध किया, एक ही अपराध किया, एक ही अपराध का समान दंड मिलेगा। ये तो बात सही है एकदम, इसमें कोई नहीं है ना। अगर किसी ने हत्या किया तो हत्या की सजा फांसी है, तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब उनको फांसी पे लटकाना है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये बोल रहा है कि ये जो नैसर्गिक न्याय की बात कहाँ पर बोलता है, ये बोल रहा है कि ये गरीब व्यक्ति को सरकार जो है 2 रुपया में चावल दे रही है, तो क्या जो है अमीर व्यक्ति को भी 2 रुपया में देना उचित है क्या उचित नहीं है, उचित जो है ना। एक व्यक्ति जो है गरीब है, उसको सरकार जो है कितने में चावल दे रहे हैं, 2 रुपये में चावल दे रही है, तो क्या वो जो अमीर व्यक्ति को भी 2 रुपये में चावल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, है ना। तो हम जो है उनके बीच समानता कैसे ला सकते हैं, उनके बीच समानता ला सकते हैं कि भाई इनको जो है, जिनको परेशानी है वो सुझाएं या वो चीजें हम जो है सस्ते में उपलब्ध कराएं जो व्यक्ति जो है अमीरी को हम लोग नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये आपका क्या बोलता है, विधियों का समान संरक्षण, क्या बोल रहे हैं, विधियों का समान संरक्षण का अधिकार जो है आपका समानता और नैसर्गिक न्याय की जो अवधारणा है ये इसके अंदर जो है निहित, ठीक। एक बार और सुन लीजिए, ठीक है। आप संविधान पहली बार पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो है मूल, हाँ एक बार सुन लीजिए, ऐसी जो है ना, बाद में आए इसलिए, है ना। अच्छा, चलिए ठीक है। तो हम लोग का कहाँ से हुआ था, मूल अधिकार स्टार्ट हुआ था 1215 से, है ना। 1215 में इंग्लैंड के जो महाराजा है उन्होंने जो वहाँ के नागरिकों को अधिकार दिए, जिसको जो है मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक, जो मैग्ना कार्टा बोलते हैं, उसी के तर्ज में भारत के संविधान में जो मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है। और ये जो है कहाँ पर रखा गया, संविधान के भाग 3 में रखे हैं, संविधान के भाग 3 में रखे हैं। 12 से 35 तक का जो विषय है मूल अधिकार का विषय है या मौलिक विचार का विषय है, ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक। मूल संविधान में जो है 7 मूल अधिकार दिए थे, ठीक। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। समानता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसे 7 अधिकार दिए थे। बाद में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो जो संपत्ति का अधिकार था जो है 31 जो है उसको जो है वहां से विलोपित करके अनुच्छेद 300 का में जो है विधिक अधिकार बना है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 12 को देखते हैं, अनुच्छेद 12 में जो है राज्य को परिभाषित किया गया कि राज्य किसको बोलेंगे, इसको बताया है। और अनुच्छेद 13 में उन बातों को बताया है जो मूल अधिकार के सिद्धांत विधियों का निर्माण करता है, ठीक। उसके बाद हम लोग का जो है समानता का अधिकार या समता का अधिकार आ जाता है। इस अधिकार के अंतर्गत आपका 5 अनुच्छेद, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 जो है, अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण का अधिकार बताता है, ठीक है। विधि के समक्ष समानता जो है यह अवधारणा जो है कहाँ से ले गए, ब्रिटेन से ले गए, ठीक है। और ये बोलता है कि सारे व्यक्ति जो है विधि के समक्ष समान है, उससे पद से मतलब नहीं कौन किस पद में है बोल के कुछ अपवाद स्वरूप दिया है भारत के राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए मैं पढ़ के, हाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए, ठीक है। कुछ संवैधानिक पद के लिए अपवाद दिए, उनको क्या छूट दिए बोल के, है ना, तो क्यों विधि के समक्ष एक जैसे नहीं है बोले, ठीक। तो ये जो है कुछ अपवाद के लिए दिए हैं। विधि का समान संरक्षण का अधिकार उनकी संविधान से दिए हैं। वो समानता और नैसर्गिक न्याय की अवधारणा जो है इसमें जो है निहित होता है, ठीक है। इस हाँ जो गरीब और अमीर वाला बताया, हाँ, जैसे दोनों जन अगर एक ही क्राइम करते हैं तो दोनों को समान सजा होनी चाहिए, हाँ, लेकिन जैसे प्रैक्टिकली देखें सर, जैसे सलमान खान के केस पे हिट एंड रन मामले में, और उसने कितने लोगों को उड़ा दिया सर गाड़ी से, तो कायदे में देखा जाए तो उसको फांसी बनता है, डिजर्व करता है। देखिए भारत क्या है ना,
वकीलों का स्वर्ग है, आपको जो कुछ भी करेंगे बचा लेंगे, ठीक है। लेकिन उनके लिए सारे लेवल वही है, आप अच्छा डिफेंस के लिए फांसी चढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है देखिए सलमान खान ने जो है किया जो है, ठीक है, कुछ लोगों को रन ओवर कर दिया, कि जो काला हिरन के केस में फंस गया है ना। फिर हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे कि अगर कोई व्यक्ति को उसको फांसी की सजा सुनाया नहीं, सुना भी लेते तो भी बच जाते, कैसे बचते आप बताइए। अगर मान लीजिए सलमान खान को फांसी की सजा सुना ले, हाँ सर जैसे सर वो लोग पैसे के दम पे बहुत बड़े बड़े वकील को हायर कर लिए, कोई गरीब आदमी करता है तो उसका तो शायद सुनवाई सुनता भी है नहीं सुनता, अनप्रेडिक्टेबल है, क्या करेंगे, कानून है ऐसी जो है ना। लेने है कि आपको फांसी की सजा होने के बाद भी बचा सकते हैं राष्ट्रपति के पास जाके। लेकिन सलमान खान ने उसके बाद क्या किया, बहुत सारे ट्रस्टें चलाए, अच्छा अच्छा काम किया है ना, कि भाई मैं वैसे व्यक्ति नहीं हूँ, जो हुआ वो मेरे से नहीं हुआ, मेरे बगल में ड्राइवर चला रहा था, भले वो खुद चला रहा था, वकील ने साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि हाँ ये जो है इसने नहीं किया, वो तो अनजाने में हो गया, वो है कि नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने इतने सारे ट्रस्टे वाले काम किया कि लगे कि हाँ ये जो है ठीक ठाक आदमी। मैं बोला अगर उसको फांसी की सजा होने के बाद फिर भी बचा सकते थे, कैसे बचा सकते थे, राष्ट्रपति के पास गुहार लगाते कि फांसी की सजा माफ किया जाए, तो माफ कर देते, आजीवन कारावास था उसको 5 साल कारावास करके छोड़ देते, क्योंकि उनका प्रकृति वैसा नहीं है, वो अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है कि नहीं। ठीक, इसके बाद है अनुच्छेद जो है 15, अनुच्छेद 15 जो है ये जो इसका जो कुछ अपवाद दिया है, ठीक है, ये जो है विधि के समक्ष समानता जो है इसका कुछ अपवाद है, सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, सुन लीजिए। लेकिन एक बार इसी तरह से क्वेश्चन में आया था, सुनेंगे तो भी बन जाएगा, है ना, 2011 के पीएससी ने ये अपवाद को ही पूछा था, सुनेंगे तो आप लोग सुनना है, सुनने से भी बन जाएगा, लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। इसका अपवाद ये दिया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति और किसके किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, दोनों संवैधानिक प्रमुख है ना, एक जो है केंद्र का है, एक राज्य का है, ठीक है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या निर्णय के लिए, ठीक है, किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। जो भी वो अपने कार्यकाल के दौरान जो कार्य करते हैं तो उसके लिए जो न्यायालय में क्या होंगे, जवाबदेह नहीं होंगे। पहला चीज, कुछ भी कार्य करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद के रूप में जो है, तो उसके कार्यकाल को आप न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकते, उसके लिए वो जवाबदेह नहीं है। पहला चीज, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं कर सकते। समझ गए आप, बड़ा क्राइम कर सकते, वो जो भी क्राइम करे उसके पद के दौरान आप नहीं कर सकते। देखिए आप ध्यान से सुनिए और लिखना, देखिए कितनी अच्छी बातें लिखते हैं, उसको समझिए। राष्ट्रपति है, ठीक है, सुनिए, एक राष्ट्रपति है और राज्यपाल, दोनों के एक साथ लेते हैं ताकि आपके जहन में भी ये बात बैठ जाए कि दोनों के लिए। पहला, ठीक, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान हत्या कर दी, ठीक, संविधान में एकदम क्लियर लिखा है कि इनके कार्यकाल के दौरान आप दांडिक कार्यवाही नहीं कर सकते। जब ये राष्ट्रपति रहेंगे तो आप उस पर किसी भी प्रकार का केस नहीं चला सकते, मुकदमा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई लेकिन इसलिए तो अपराध क्या है ना, सजा तो देना, ऐसे में तो राष्ट्रपति जिसको चाहे बुलाएगा देगा, है कि नहीं। राष्ट्रपति, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग हटाएंगे, इसको जो है पता चल गया किसने हत्या किया, इसको हटाएंगे महाभियोग द्वारा पहले हटाएंगे, ठीक है, महाभियोग द्वारा कुछ भी इसको हटाएंगे, हटाने के बाद जो है, ठीक है, कुछ भी इसको लगेंगे कि जो है संविधान का अतिक्रमण कर, संविधान का अतिक्रमण ही है, बोले पद का दुरुपयोग ही है एक तरह से। राज्यपाल को जो है प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति हटा देगा, वो हट के जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति नहीं रहेगा। अब जब नहीं रहेगा तो आप जैसे वो भी सामान्य आदमी हो जाएगा, जब सामान्य आदमी हो जाएगा तो बोलेगा भैया तुमने या तो पुराना खंगालेंगे, फिर बड़े मुद्दा उठाड़ेंगे, फिर जो उनके ऊपर दंडिक कार्रवाई करेंगे, ठीक है। इनका जो है सार यही बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और जो है उनके कार्यकाल के दौरान जो है जो दीवानी मुकदमा है वो भी नहीं चला सकते। अगर ऐसा कुछ भी दीवानी मुकदमा है, अगर ऐसे चलाना है हम लोग किसी भी प्रकार के अगर दीवानी मुकदमा चलाना है तो 2 महीना पहले उसके लिखित सूचना जो है राष्ट्रपति को देना होगा, ठीक है। दीवानी मुकदमा, फौजदारी, जो फौजदारी क्या हत्या डकैती वाला है ना, और जो दीवानी जो है जमीन जायदाद वाला, तो जो मुकदमा अगर उसमें चलाएंगे तो उसके पहले उसको क्या 2 महीना पहले लिखित सूचना देना पड़ेगा, है ना। तो 2 व्यक्ति याद रखिए,
राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, ये दोनों अपवाद है। विधि के समग्र समानता, विधियों के समान संरक्षण। उसके बाद हाँ, जैसे अभी नरेंद्र मोदी सर अभी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जैसे कई बार अपन वो सुनते हैं सर, पार्लियामेंट में भी डिबेट होती है, हाँ। उसमें कई लोग पॉइंट लिखते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी पे केस चलाया जा सकता है। जब वो पुलवामा में जो अटैक हुआ था तो वो लोग क्लेम करते हैं कि सर इसी ने कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि उसको हटा के फिर? देखिए, विपक्ष का काम है आपका विरोध करना। आप कितना भी अच्छा काम करें, है ना, वो बोल रहे हैं कि अटैक करवाया है बोल के। कोई ऐसा हो सकता है कि अपने ही देश में साजिश से अटैक करवाया हो? ऐसा पॉसिबल है? एविडेंस चाहिए, किसी को कुछ एविडेंस चाहिए, आपको प्रूफ चाहिए ना कि उसने कराया बोल। आप बिना प्रूफ के कैसे हो? तो विपक्ष है। देखिए, ये जो है, चाहे पक्ष कितना भी अच्छा रहे या विपक्ष कितना भी अच्छा रहे, उनका एक ही काम है, आपके अच्छे कामों की टंगाई जो है टांग खींचना है ना, उसका विरोध करना। अगर वो विरोध नहीं करेगा, मान लीजिए जो है प्रधानमंत्री ने कोई योजना लॉन्च किया, राहुल गांधी बोलेगा वाह बहुत बढ़िया योजना है, बहुत बढ़िया योजना है, तो फिर राहुल गांधी की जरूरत ही क्यों है देश में? नहीं है। तो उसका काम है, चाहे कितने भी अच्छा योजना रहे, उसका जो है विरोध करना, ठीक है, क्योंकि यही राजनीति है आपका, है कि नहीं? लेकिन देश के मामले में, जहाँ देश की जो है अस्मिता का सवाल हो या देश की रक्षा के सवाल हो, तो वहाँ पर सारे जो है एकजुट हो जाते हैं ना। हम लोग ये भी देखें, इससे पहले जो पढ़े थे कि जो है संविधान की जो एकात्मकता की बात जो पढ़े थे और संघात्मक जो व्यवस्था है, उसमें भी ये बात है कि जब हम लोग जो है विपरीत परिस्थिति में है या आपातकाल का जब समय आता है, तो देश किस तरह से जो है संघ से जो है एकात्मकता की ओर जो है झुक जाता है। पूरा सारे जो शासन किस में नहीं हो जाता है? केंद्र सरकार में नहीं हो जाता है। तो अनुच्छेद 15 लिख लीजिए। धर्म, वंश, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। धर्म, है ना, धर्म, मूल, वंश, जाति, ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, है ना। क्या बोलता है अनुच्छेद 15 जो है? धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान, इसके आधार पर जो है विभेद नहीं कर सकता, है ना। किसी व्यक्ति का जो है कौन से धर्म है, ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, या किस मूल वंश के है, ठीक है, द्रविड़ है या कौन से, इससे जो है कोई मतलब नहीं है। जाति से जो है मतलब नहीं, किस जाति का है उससे जो है। जन्म स्थान विशेष से जो है कि वो जो है दक्षिण का है, उत्तर भारत का है, दक्षिण भारत का, इससे जो है उस जन्म स्थान से कोई मतलब नहीं है। उन सारे के आधार पर जो विभेद है उसको क्या किया गया है? निषेध किया गया, ठीक है। संक्षिप्त ज़्यादा और डीपली में नहीं जाते, फिर आप बोलेंगे कि नहीं सर जाति के आधार पर जो है विभेद होता है, किसी जाति के आधार पर आपको आरक्षण देता है ना। महिलाओं को जो विशेष व्यवस्था करता है तो सरकार जो है, ठीक है, उसमें और जो लिखा गया अनुच्छेद जो है 15 के जो है क्लॉज जो बनाया गया 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), उसमें क्लियर लिखा है कि राज्य चाहे तो, ठीक है, राज्य चाहे तो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों, ठीक है, किसके लिए? सामाजिक और आर्थिक, दो ही पिछड़ापन की बात करता है। इसको भी सॉरी, आर्थिक नहीं, सामाजिक, ठीक है। राज्य जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए, ठीक है। पिछड़ापन में सिर्फ दो चीज शामिल है, आर्थिक शामिल नहीं, इसको भी याद रखिए, ये भी एक समझो क्वेश्चन है बोले, ठीक है, कि सामाजिक पिछड़ापन और जो है शैक्षणिक पिछड़ापन जो है किसी जाति का, किसी समुदाय का, किसी धर्म का या कोई जन्म विशेष स्थान वाले व्यक्ति का अगर सामाजिक पिछड़ापन है या शैक्षणिक पिछड़ापन है, और महिलाओं के लिए, ठीक है, विशेष जो है प्रबंध करने का अधिकार, प्रबंधन करने का जो है अधिकार, ये आपका जो है अनुच्छेद 15 जो है 15(4) में लिखा है कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो है पिछड़े हुए लोग हैं या महिला के लिए विशेष प्रबंधन करने का जो है अधिकार है राज्य को। मतलब अगर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं तो राज्य चाहे तो जो है उसमें भेदभाव करके आरक्षण दे सकता है ना। आपको जो आरक्षण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? यही जो है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन का, या महिला होने के कारण आपको जो विशेष कुछ प्रदान, जैसे प्रसूति सहायता है और कोई सहायता है, तो महिला होने के नाते, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद एक और जो नया चीज है, ठीक है, जो नया चीज जो लेटेस्ट में जोड़ा गया, ठीक है, इसको याद रखिए। एक तो 15 अनुच्छेद 15(6), अनुच्छेद 15(6) का ये दोनों को विशेष याद रखिए। अगर कभी लेटेस्ट में पूछता है 15(6) का और 15(6) का ख जो है इसमें क्या लिखा है, 15(6) का जो है क और 15(6) का जो है ख, ठीक है। तो देखिए ये जो 15(6) का क जो है ये जो है कब जोड़ा गया है, 103वां संविधान संशोधन द्वारा। 103वां संविधान संशोधन ये आपका हुआ था 2019, ठीक। कब जोड़ा गया इसको, 103वां संविधान संशोधन द्वारा 2019 में एक जो है 15 में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया, 15(6) का करके एक अनुच्छेद जोड़ा गया और उसमें लिखा गया कि राज्य चाहे तो आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है, ठीक है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए भी विशेष प्रबंध कर सकते, ठीक है। जिसके तहत आपको जो 10% जो है उच्च वर्ग के लोगों को, जो आर्थिक रूप से जो है पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक रूप से जो सक्षम लोग हैं, उच्च वर्ग के लोगों को भी 10% जो है क्रिमिनल लोग को आरक्षण दिया जा रहा है ना। तो कहाँ पर लिखा है, ये जो 103वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है 15(6) के क में, ठीक है, कि राज्य चाहे, ठीक है, तो राज्य जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के, है ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी विशेष प्रबंध जो है कर सकते हैं, ठीक। मतलब जो ST SC OBC को भी छोड़ के जो है चाहे तो राष्ट्र जो है सामान्य वर्ग को भी, है ना, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके लिए भी जो है विशेष प्रबंध कर सकते हैं। हाँ, इस EWS है ना, 15(6) में यही बातें लिखा है, सुन लीजिए बस। 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा शामिल राज्य जो है अनुच्छेद 15(4), 15(5) में वर्णित वर्गों से इतर जो है ना, 15(4) और 15(5) में ST SC और OBC का वर्णन है, ठीक। कि इतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शासकीय और निजी संस्थानों में, ठीक है, शासकीय और निजी संस्थानों में भी जो कॉलेज है वहां पर भी जो है 10% आरक्षण का क्या कर सकते हैं, प्रावधान कर सकते हैं, ठीक। इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। वैसे करंट नहीं पूछना चाहिए, फिर भी जैसे कभी पूछ दिए तो लेटेस्ट अभी का 2019 का भी है ना, 103वां संविधान संशोधन भी आप लोग कि किसके बारे में लिखा है, तो ये EWS के बारे में, ठीक। उसके बाद जो है अनुच्छेद 16, ठीक, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता जो सरकारी जो है, सरकारी जो नौकरी है या शासकीय सेवक के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग नियोजन कहते हैं, उसमें भी अगर हम लोग जो है किसी व्यक्ति को भर्ती करते हैं तो धर्म, वंश, मूल, जाति या फिर लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। ज़्यादा अंदर की क्लास नहीं पढ़ेंगे इसका भी, सिर्फ याद रखिए लोक नियोजन में अवसर की समानता। उसके बाद लिखिए अनुच्छेद 17, ठीक, अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया, ठीक है, अस्पृश्यता का निषेध, अस्पृश्यता का अंत या फिर निषेध, ठीक। अनुच्छेद जो 17 है इसको भी एक विशेष रूप में याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 डायरेक्ट पूछ लेता है, अस्पृश्यता का अंत जो है छुआछूत, अनटचेबिलिटी का, ठीक है, जितने भी छुआछूत या अनटचेबिलिटी से संबंधित जितने भी कृत्य हैं, ठीक है, वो सारी का क्या किया गया है, निषेध किया गया, ठीक है। अगर इस तरह से कोई व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर जो है दंडिक कार्रवाई की सकती है। इसको और स्ट्रांग बनाने के लिए, अस्पृश्यता के निषेध को और जो है स्ट्रांग बनाने के लिए ST ST जो अत्याचार निवारण जो है अधिनियम लाया गया था 1955 में, ठीक है। इसको और जो है स्ट्रांग बनाने के लिए जो है इस जो अनुच्छेद को, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद, अस्पृश्यता का जो निषेध है, ये कहाँ पर लिखा है, आर्टिकल जो है 17 में, अनुच्छेद 17 में लिखा है कि अस्पृश्यता का अंत जो है ना, किसी भी प्रकार का छुआछूत, भेदभाव, ये सबको जो है समाप्त किया जाता है। इस तरह से कोई व्यक्ति कृत्य करता है तो उनके ऊपर जो है
आपराधिक कार्यवाही का जो है प्रावधान है, इसको और स्ट्रांग बनाने के लिए ST/SC एक्ट, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारक निरोध जो है निरोध अधिकार जो है ना, तो लिखिए अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 है ना, ये जो है 95 का है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995। तो उसके बाद लिखिए अनुच्छेद 18। 17 को एक बार अनुच्छेद 35 में फिर पढ़ेंगे, वहां पर आपको ज्यादा समझ आएगा कि क्यों ऐसा बनाया गया बोल के, ठीक है। आर्टिकल जब 35 आएगा तो अनुच्छेद 18 लिखिए उपाधियों का अंत, ठीक, उपाधियों का अंत। देखिए एक चीज तो आपको समझ आ गया होगा कि ये सारी चीजें जो है समानता की बात करता है, ठीक है। ये सारी इक्वलिटी की बात करता है, ये भी इक्वलिटी की बात कर, ये भी इक्वलिटी की बात करता है, ये भी इक्वलिटी का है ना, कोई छुआछूत भेदभाव नहीं, इक्वलिटी की बात करता है। फिर ये बोलता है उपाधियों का अंत जो है, तो बहुत समय पहले जो उपाधि दिए जाते थे, ठीक है, उपाधि क्या होता है, एक तो रॉयल फील कराता था, जैसे किसी के सामने जो है उपाधि अगर दिया जाए या उसको उपाधि जोड़ दिया जाए तो उसको एक रॉयल्टी फील कराता है। जैसे देखे होंगे पहले जो है राय साहब, लॉर्ड साहब, ऐसे करके हम लोग उपाधि देते थे, है ना, कुछ कुछ उपाधि से अंग्रेज लोग सम्मानित करते हैं। ये जो उपाधि जो है वो समानता का अधिकार का क्या करता है, एक तरह से उल्लंघन करता है। तो सरकार ने अनुच्छेद 18 में कहा है कि सारे प्रकार की उपाधि को जो है समाप्त कर दिया जाता है। किसको छोड़ के, शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि को छोड़कर, ठीक है, इसमें याद रखिएगा, शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि को छोड़कर जो है सारे प्रकार की उपाधि को क्या कर दिया है, अंत कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। शिक्षा और सेना, शिक्षा में क्या है, जैसे आप जो है डॉक्टरेट की पढ़ाई की, डॉक्टर बन गए तो आप अपने सामने डॉक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने PhD किया तो आप डॉक्टर लगा सकते हैं, MD किया तो भी डॉक्टर, वो भी तो उपाधि है ना, डॉक्टरेट जस्ट उपाधि है, ठीक है। या फिर जो है कोई सेना में जो है अच्छे पद में है तो उसको देखिए कितना मस्त, ब्रिगेडियर साहब, लेफ्टिनेंट ऐसे बोलते हैं, वो भी एक उपाधि है। तो उसमें लिखा है कि सेना और शिक्षा संबंधी उपाधि को छोड़कर सारी उपाधि को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए इसके जो है और जो है अभी जो है आपका महिला सुपरवाइजर में इसमें एक क्वेश्चन आया था। हम लोग तो अभी सिर्फ ऊपर की बातें को पढ़ लिए, ठीक है, ऊपर की बातें क्या पढ़ लिए हैं कि उपाधियों का जो है अंत कर दिया बोल के। महिला सुपरवाइजर में इसमें अंदर घुस के क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन बताया था कि देखिए उपाधियों का तो अंत कर दिया है, अब उसके बाद उसमें कुछ क्लास दिया है कि कोई भी भारत के नागरिक जो है विदेशी सरकार से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। समझ गए पहले चीज जो है, कोई भी भारत का नागरिक जो है विदेशी सरकार से कोई भी जो है उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है, पहला चीज ध्यान से सुनिएगा। दूसरा ये बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, कोई भी व्यक्ति जो है, कोई ऐसा विदेशी जो भारत में रह रहा है, ठीक है, कोई ऐसा विदेशी जो भारत में रह रहा है और महत्वपूर्ण पद में काम कर रहा है, ठीक है। भारत में देखते होंगे कई लोग जो विदेश के आके यहाँ पे कई प्रसियो है या फिर राजदूत है, तो ऐसा व्यक्ति भी जो भारत में रह रहा है, जो विदेशी है, वो विदेशी जो है किसी भी विदेशी सरकार से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। दो चीजें समझ आए आपको जो है, ठीक है। मैं क्या बोला कि भारत को कोई भी नागरिक जो है विदेशी सरकार से जो है उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, और भारत में कोई भी विदेशी राजा है जो महत्वपूर्ण पद पे काम कर रहा है, ठीक है, महत्वपूर्ण पद पे काम कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो है विदेशी सरकार से भी कोई जो उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन ठीक है, कोई विदेशी, हाँ अब दूसरा देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, अभी कंटेंट समझ गए है ना, अब उसके थोड़ा सा समझिए। जो उपाधि का जो अंत किया गया है, तो पहला जो लिखा है इसी का 18(1) में लिखा है कि सेना और शिक्षा की उपाधि को छोड़कर बाकी कोई सभी प्रकार की उपाधि को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। दूसरा ये बोलता है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक। तीसरा यह बोल रहा है कि कोई विदेशी जो राज्य के अधीन लाभ के या किसी विश्वास के पद धारण करता है, विदेशी राज्य की जो उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा उपाधि ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है।
ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से आकर भारत में कोई महत्वपूर्ण पद पर काम कर रहा है और पाकिस्तान की सरकार उसको कोई उपाधि से सम्मानित करना चाह रहा है, तो उस पाकिस्तान की उपाधि को लेने के लिए वो जो विदेशी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है वो किससे अनुमति लेगा? राष्ट्रपति से अनुमति। समझ गए? ठीक। उसके बाद इसके 18(4) में और एक चीजें लिखा हुआ है, ठीक है। चारों 18(1), 18(2), 18(3), 18(4) जो है, आपने अगर क्वेश्चन महिला सुपरवाइजर का पेपर दिया होगा तो शायद याद होगा, और नहीं भी दिया होगा तो पेपर देख लीजिए, लास्ट पिछले ही साल हुआ था, है ना। तो आपको क्वेश्चन देख के और अच्छा समझ आएगा कि पूछा क्या आपको, बल्कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। और बहुत आसानी से उसमें जो है आप जो बातें जो समझा रहा हूँ उसको देख के आप क्वेश्चन को जो है ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करके एलिमिनेट करके आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चौथा इसका क्लास पढ़िए कि भारतीय हो या विदेशी हो, या तो भारत का हो या विदेश का हो, भारत में लाभ का पद धारण करता हो, ठीक है। लाभ का पद क्या करता हो? धारण करता हो। कोई लाभ का पद में हो, कोई सरकारी सेवक हो, ठीक है। तो विदेशी राज्य से भेंट या उपलब्धि या पद जो है कैसे धारण करेगा? राष्ट्रपति की सहमति से धारण करेगा। देखिए भी क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है भारत में है या कोई विदेशी जो भारत में है, जो लाभ का पद धारण करता है, ठीक है, कोई ऐसे सरकारी काम में नियुक्त है, अगर वो व्यक्ति जो है किसी दूसरे जगह से कोई उपाधि ग्रहण करना चाहता है, ठीक है, कोई उपाधि उसको लेना चाहता है, तो ऐसी उपाधि के लिए क्या करेगा? वो राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। इसका सारे है कि कोई भी व्यक्ति एक तो जो है उपाधि ग्रहण नहीं सकता, ठीक है। कोई भी व्यक्ति चाहे भारत का हो चाहे विदेशी हो, और अगर ऐसा व्यक्ति जो है अगर लाभ का पद धारण करता हो भारत में और उसको कोई उपाधि अगर लेना है विदेशी सरकार से, तो राष्ट्रपति की जो है पूर्व अनुमति आवश्यक है, ठीक। मतलब राष्ट्रपति की अनुमति से अगर राष्ट्रपति चाहे हाँ तो वो जो उपाधि ले सकते, ठीक। उसके बाद है आप हाँ इसमें कुछ और दे दिया है कि 1954 में कुछ पुरस्कार जो है क्या किए गए? स्थापित किए गए, ठीक है। कौन कौन से पुरस्कार था? एक है आपका पद्मश्री, ठीक है, एक है पद्म भूषण, और एक है आपका पद्म विभूषण, और ये है आपका भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न, ठीक। तो जो है 1954 में ये जो तीनों जो पा है क्या है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ठीक। ये भी एक तरह से क्या उपाधि जैसे नहीं लगता? किसी को बोलेंगे पद्मश्री तीजन बाई, पद्म भूषण तीजन बाई, है ना, भारत रत्न अब्दुल कलाम। तो इसने जो है जो है उच्चतम न्यायालय ने इसको जो है स्पष्ट किया है कि यह जो है, ठीक है, यह कोई उपाधि नहीं है बल्कि क्या है? ये पुरस्कार है। बोल रहा है क्या है? ये पुरस्कार है। क्या है बोल रहा है? ये पुरस्कार है बोल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी बोल रहा है इसका जो है प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रत्यय के रूप में जो है सचिन तेंदुलकर है, हम लोग बोल देते हैं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, उसको सम्मान देने के लिए वो अपने नाम के सामने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिख सकता, ठीक है। उपसर्ग के रूप में नहीं लगा सकता और ना ही प्रत्यय के रूप में जो है वो लगा सकता है, ठीक है, नहीं लगा सकता, ना उपसर्ग के रूप में और ना ही प्रत्यय के रूप में, ठीक। उसके बाद लिखिए अनुच्छेद 19, ठीक। नेक्स्ट है ये सारे जो है समानता का अधिकार, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, जब ये अवार्ड्स मिलता है तो कुछ पैसे भी मिलते हैं? पैसे भी मिलते हैं, जैसे पद्मश्री है तो करोड़ मिलते हैं? नहीं, पद्मश्री पद्म भूषण में कहा किसी को पैसा केवल उपाधि देते हैं, ठीक है। बाकी जो खेल पुरस्कार वगैरह रहता है उसमें जो है साथ में पैसा देते हैं, ठीक। तो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक का जो विषय है यह जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 जो है, और अनुच्छेद 19 बोलता है, ठीक है, सबसे पहले, और यही आपके लिए एक महत्वपूर्ण है अनुच्छेद जो 19 है, ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, वाक एवं
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपको जो है बोलने की स्वतंत्रता है भारत में, अपने विचारों को जो है स्वतंत्र रूप से प्रकट करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आपको अपने विचारों को जो है प्रकट करने की भी स्वतंत्रता है, आपको जो है बोलने की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, फिर जो है एक व्यक्ति थे, ठीक, एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो है बोला कि अगर मैं बोलना नहीं चाहूँ तो, अगर मैं बोलना नहीं चाहूँ तो बोल के, ठीक है, तो बोलने उसके लिए भी आपको स्वतंत्रता है, आप मौन धारण कर सकते हैं, आपको जबरदस्ती नहीं बुलवाया जाएगा। ठीक है, अगर कोई बोलता है, देखिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं एकदम स्वतंत्र रूप से, आप जो है अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं। फिर एक तो व्यक्ति है, केरल के व्यक्ति कोर्ट में केस किया, सुप्रीम कोर्ट में, कि अगर मैं बोलना ही नहीं चाहूँ तो ठीक है, आप बोलना नहीं चाहे तो आपको जो है मौन रख सकते हैं, तो आपको मौन रहने की भी स्वतंत्रता है, आपको जबरदस्ती नहीं बुलाया जाएगा। ठीक, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में दिया है, और इस अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 19 का, ऐसे करके। ठीक है, तो सीरियस में लिख लीजिए 19(1) का ख, 19(1) का ख ग, 19(1) का ख ख ग घ, 19(1) का अंगा। अंगा कैसे रहता है? इधर रहता है, इधर रहता है, इधर रहता है, इधर। सर जैसे जो क्रिश्चियन जो स्कूल होती है सर, वो लोग जबरदस्ती सर अपनी ना जो प्रेयर्स वो बुलवाते हैं, नॉट। हाँ, नहीं सही बोल रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए वो है, आप नहीं बोल, जबरदस्ती नहीं बोल सकते, आप उसको वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, उसका स्कूल बंद हो जाएगा, है ना। तो ये है संगा, है ना, अभी पढ़ेंगे इसको जो है हिंदी में पढ़ेंगे तो मंडे से। ठीक है, एक इधर भी रहता है, एक इधर भी रहता है, एक नीचे में भी रहता है। ठीक है, तो अंगा है, अंगा बोलते हैं, का खा गा अंगा, और एक 19(1) का च था, और एक 19(1) का छ भी। ठीक, 19(1) का खा गा, एक को हटाएंगे बाद में। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, 19(1) में लिखे, 19(1) के का में लिखे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला लिखिए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, जैसे आपको जो है पीएससी में डायरेक्ट पूछ दिया था ना कि कुलाधिकार के अनुच्छेद के साथ दे दिया, कई बार इसको पूछता है, ये भी थोड़ा डीप बन जाता है 19(1) का अच्छा करके। ठीक है, इसको एक बार कर लीजिएगा, इससे डीप यहाँ से नहीं पूछेगा। ठीक है, 19(1) का में जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(1) के ख में शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। ठीक है, सम्मेलन की स्वतंत्रता लिखिए। ठीक है, इसको पूरा लिख लीजिए, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण हथियार रहित, मतलब बिना हथियार के आप जो है। आर्टिकल 144 इसको उल्टा है, क्या चीज? जैसे भीड़ ना लगाना, वो आर्टिकल नहीं है, वो धारा है। ठीक है, आईपीसी का धारा, इंडियन पेनल कोड का वो धारा है। ठीक है, धारा 144 बोलते हैं, अनुच्छेद 144 नहीं बोलते। ठीक है, तो शांतिपूर्ण हथियार रहित जो है सम्मेलन का अधिकार। उसके बाद 19(1) ग में लिखे संगम एवं संगम। ठीक है, संगम जो संविधान का लघु भाषा है। ठीक है, लक्ष्मीकांत में वही है, संगम या ठीक सहकारी संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगम या सरकारी संगठन जो है, सहकारी संगठन ना, सहकारी है, हाँ? संगम या सहकारी संगठन बनाने की स्वतंत्रता। सहकारी मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहता है ना, कुछ लोग मिलके जो सोसाइटी चलाते हैं उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव, सहकारी संगठन बोलते हैं। ठीक है, तो संगम या सहकारी संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19(1) के घ में लिखे भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में
अबाध संचरण का अधिकार, अबाध जो है संचरण का अधिकार, एक तरह से घूमने का अधिकार है ना, सीधा से बोल सकते हैं घूमने का अधिकार भारत के राज्य क्षेत्र में, है ना। ये सारे भारत के हैं ना। आप भाषा ये जो है इसको ये समझिए, इसको अगर मैं इसको नहीं लिखा तो ऐसे चलिए, भारत के राज्य क्षेत्र में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप पाकिस्तान में नहीं दे सकते, यही देंगे भाषण, ठीक है। शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन वो भी भारत के क्षेत्र में करेंगे, संगम या सहकारी संगठन वो भी भारत के क्षेत्र में करेंगे। अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार, आप जो बिना होंगे जो बिना बाधा के पूरे भारत में घूम सकते हैं, उसकी भी स्वतंत्रता जो है आपको क्या अबाध रूप से संचरण, अनुच्छेद ख, ठीक। उसके बाद है अनुच्छेद अंगा 1 में लिखा है भारत के किसी भाग में निवास करने का, है ना, भारत के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, ठीक, निवास करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अंगा में लिखा है निवास करने की स्वतंत्रता, ठीक। उसके बाद संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता, ठीक। अब 19(1) में लिखा है कोई वृत्ति, सीधा से इसको लिखिए वृत्ति, ठीक है, वृत्ति आजीविका या व्यापार की स्वतंत्रता, कई किताबों में इसको जो है बहुत संक्षिप्त में भी लिख दिया है, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, सम्मेलन की स्वतंत्रता, उसके बाद संघ बनाने या संगठन की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, है ना, संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता, वित्तीय आजीविका व्यापार की स्वतंत्रता, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। तो आपको जो है जो लक्ष्मीकांत ने बहु जो लिखा है इसको आपको याद रखना है, ये याद रहेगा तो आप शॉर्टकट कभी भी बना सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं कंटेंट को, ठीक है। तो देखिए ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन था मूल संविधान में अनुच्छेद 19 की तरफ, ठीक है। लेकिन जब हम लोग जो है 44वां संविधान संशोधन में जब संपत्ति का अधिकार को जो है अनुच्छेद 31 से हटाए, उस समय इसको भी जो है हटा दिया, ठीक। उस समय इसको भी जो संपत्ति जो अर्जन करने का अधिकार है, ठीक है, या संपत्ति का जो स्वतंत्रता है इसको भी हटा दिए। सरकार चाहे तो आपको जो है युक्त वहां से निर्बंधन जो है कर सकते हैं संपत्ति के लिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 19(1) अभी नहीं पढ़ेंगे, है ना, लेकिन साथ में जब हम लोग जो वहां जब पढ़े थे, कहाँ पर पढ़े थे कि जो है अनुच्छेद जो 31 से जब हटाए थे, उसमें आप वहीं पर लिख सकते हैं अनुच्छेद 31 और जो है 19(1) को कब हटा दिए, 44वां संविधान संशोधन 1968, ऐसा करना और संग्रहण करना दोनों अलग अलग, अर्जन संग्रहण सारी चीजें है, संपत्ति रखना, संपत्ति ग्रहण करना, अर्जन करना, सारे उसने एक साथ उसको पढ़ सकते हैं। तो वर्तमान में ये जो है आपका मूल अधिकार में नहीं, समझ रहे हैं, मूल अधिकार में नहीं है। तो आपका ये प्रकार का मूल अधिकार है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अब धीरे धीरे इसको थोड़ा समझते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, है ना, वाक मतलब बोलना, अभिव्यक्ति मतलब अपने विचार के जो है व्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो इसी के संबंध में जो है जो था केस आया हुआ था 1996 में, ठीक है। इमैनुअल, थोड़ा सा लिख लीजिए 2 शब्द में, ब्रैकेट में लिख लीजिए इमैनुअल बनाम केरल राज, ठीक है, इमैनुअल बनाम केरल राज्य, ठीक है। इमैनुअल बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ये बोल रहा है कि सॉरी ये बात ना इसके लिए बोल रहा हूँ, है ना, ये इसके लिए बोल रहा हूँ, वाक एवं अभिव्यक्ति के लिए ब्रैकेट में लिख लीजिए इमैनुअल बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय ने बताया है, ठीक है, या उसने कहा है कि जो है अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति न करने का भी अधिकार जो है आपका जो है मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति न करने का, अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं, अभी बताया ना,
आपको विचार को व्यक्त करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, तो आपको चुप रहने का भी अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, अभिव्यक्ति न करने का अधिकार, अभिव्यक्ति न करने का अधिकार। और कौन से बाद में इसको शामिल किया गया है? इसको याद रखिए। देखिए, अगर कहीं बहुत डीप क्वेश्चन पूछता है, बहुत अंदर जाके, तो ये आपको पूछ देगा कि किस अधिकार में अभिव्यक्ति न करने का अधिकार को भी जो मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। कौन से था? इमैनुएल बनाम किरलबान, 1986। बाकी सारी चीज समझ रहे हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। शांतिपूर्ण जो है हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, है ना, मतलब जो है शांतिपूर्ण बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हैं, जिसमें आपका हड़ताल शामिल नहीं है। हड़ताल आपका जो है मौलिक अधिकार नहीं है, केवल सम्मेलन करने की बात कर रहा है। संगम या सरकारी संगठन बनाने का, है ना, कोई भी संगठन बनाने का अधिकार है। उसके बाद जो है सहकारी संगठन बनाने का भी अधिकार है, और सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है इसको शामिल किया गया था 97वां संविधान संशोधन। सर जैसे चौक चौराहे पे कभी कभी टीचर्स लोग अपना वो करते हैं सर, सैलरी बढ़ाओ करके, तो वो किसमें आएगा सर? देखिए, आप जो है जो शांतिपूर्ण जो है, देखिए शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन, एक तरह से सम्मेलन ही बोल सकते हैं आप, हड़ताल। लेकिन आपको जो हड़ताल करते हैं वो आप जो है मूल अधिकार नहीं है आपको, ठीक है, उसकी गैर कानूनी है वो। सरकार चाहे तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई कर सकते। एक मूल अधिकार और पढ़ेंगे, बाकी कल कंप्लीट करेंगे, है ना। कल मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य दोनों पढ़ लेंगे, है ना। बाकी कोई समझने में दिक्कत नहीं है ना। संगम सहकारी आबाद रूप से कहीं भी भारत में घूम सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कहीं भी निवास कर सकते हैं, कुछ भी वृत्ति आजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आपको जो मन आए वो व्यापार कीजिए, जहाँ पर रहना है वहाँ बसिए, जहाँ पर घूमना है वहाँ पर घूमिए। क्या लिखा है, किस अनुच्छेद में क्या लिखा है, आप उसको अपने अनुच्छेद को कुछ ठीक बना लीजिए, आपको याद कर लीजिए कैसे भी करके, ये आपका जो आसानी से बेसिक में बन जाएगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो विदेश जाते होंगे उनको भी पासपोर्ट और वीजा लगता है? सबको पूरा क्यों नहीं लगेगा? वो एक तो उनके लिए फॉर्मेलिटी रहता है ना, लेकिन लेके जाना है सबको। हाँ ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 20, एक अनुच्छेद और पढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 जो है आर्टिकल 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए अनुच्छेद 20 बोलता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण जो है, ठीक है। और यह भी आपका जो है एग्जाम में जो है महिला सुपरवाइजर में पूछा हुआ था कि जो है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो है कितने प्रकार का आपको जो है अधिकार प्राप्त है बोलती है। तो इसके अंतर्गत आपको जो है 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त है, उसको अनुच्छेद 20 के 1, 2 और 3 में जो है लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। पहला जो लिखा हुआ है भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, ठीक है। पहला जो है भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, दोहरा दंडादेश का निषेध, ठीक है। ये मूल किताब का जो है मूल शब्द है ना, आपको इसी रूप में याद रखना है। इसको दूसरे रूप में मिलेगा तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे ये बोलना क्या है, ठीक। भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, दोहरा दंडादेश का निषेध, और तीसरा लिखा है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक। तो देखिए अनुच्छेद 20 जो होता है अपराध के लिए, कोई व्यक्ति अपराध किया है, ठीक है, तो उसके संबंध में जो है ये 3 प्रकार के जो है संरक्षण उनको दिया गया है, ठीक है। कोई व्यक्ति ने अगर अपराध किया है तो 3 प्रकार का संरक्षण दिया है। पहला अनुच्छेद 20 एक होता है भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण।
अगर कोई व्यक्ति ने अपराध किया है तो वर्तमान कानून के अंतर्गत अगर वो अपराध है तभी उसको दंड मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो भूत लक्षी है, मान लीजिए कोई ऐसा कानून बना है जो पहले तो अपराध था लेकिन वर्तमान में नहीं है, तो उसमें उसको दंड नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको किसी भी रूप में आपको लिख लग सकता है, लेकिन आपको सार को समझना में लिखा गया है। पहला में लिखा है भूत लक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण की, कोई भी व्यक्ति को जो दंड दिया जाएगा वर्तमान विधि के अनुसार ही दिया जाएगा, जो वर्तमान में प्रचलन में। जो पहले मान लीजिए वर्तमान में चोरी करना अगर दंड है, ठीक है, तो दंड मिलेगा। पहले चोरी करना जब फांसी पे लटकाना था तो पहले के अनुसार उसको दंड नहीं है, जो वर्तमान में प्रचलित नियम है उनके हिसाब से दंड मिलेगा, ठीक। उसके बाद लिख रहा है दोहरा दंडादेश का निषेध, एक ही व्यक्ति को जो है एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा, बोले है ना। एक ही व्यक्ति को जो है एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो है महाराष्ट्र में अपराध के बाद 2 साल सजा काट लिया, छत्तीसगढ़ का निवासी है, छत्तीसगढ़ आएगा तो उसी अपराध के लिए फिर उसको दंड नहीं मिलेगा, ठीक। तीसरा ये बोल रहा है कि स्वयं विरुद्ध गवाही देने को बाध्य नहीं किया जा सकता, कि कोई भी व्यक्ति है अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको जबरदस्ती जो है बोल के नहीं बोलेंगे कि तुमने अपराध किया है बोले, ठीक है। वो जो है क्या है कि इसका भी जो है निषेध किया गया। भले कि पुलिस जो है बार बार टार्चर करके बोलते हैं कि बोल मैंने खून किया है बोल, है ना, लेकिन वो गलत है, गलत है ना। सर अगर कोई व्यक्ति 3 बार अगर चोरी किया लेकिन पकड़ाया एक बार, तो तीनों के लिए उसको दंड देंगे कि सिर्फ एक? देखिए उसने चोरी किया 3 बार, ठीक है, तो उस चोरी किया है 3 बार जो है, ठीक, इस व्यक्ति ने जो है 3 बार चोरी किया है, दंड उसको 1 बार देना है। अब उसका जो है ये आईपीसी का जो है पेनल जो है डिसाइड करेगा कि वो दंड जो है प्रकृति 1 साल का रहेगा कि 2 साल का रहेगा कि 3 साल। उसको 1 बार चोरी किया, ज्यादा गंभीर अपराध नहीं किया, उसको 1 ही साल चोरी दे देगा। अगर थोड़ा और ज्यादा दंड किया, ज्यादा जो है चोरी एकदम प्रवृत्ति है, तो उसको दंड को बोलेगी सर हमेशा चोर है, 2 साल का चोर बना दो, फिर उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। कहने का मतलब एक ही अपराध के लिए उसको जो है 2 बार सजा नहीं होगा। अगर 1 बार उसका जो है कोर्ट में, उस व्यक्ति ने 3 बार, देखिए ध्यान से सुनिए इस बात को, बोलना क्या चाह रहा है। एक व्यक्ति ने अपराध किया है, उसको सजा डिसाइड कर दिया, उसने 3 बार अपराध किया, उसके हिसाब से 2 साल की कैद दे दिया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में फिर उसको जो है उसको 4 साल का और कैद दे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक। उसको 1 ही बार दंड मिलेगा। सर जैसे कोई व्यक्ति सजा काट दिया तो उसका वो रद्द हो जाता है कि सर सिटीजनशिप, क्या चीज? उसकी सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी? नहीं, क्यों होगी समाप्त? तो तब भी भारत का नागरिक, भारत का नागरिक आप रहेंगे तब तक रहेंगे जब आप स्वेच्छा से जो है त्याग नहीं करते, पहला चीज। दूसरा चीज, तब तक आप भारत का नागरिक रहेंगे जब तक आप कोई देशद्रोही कार्य में लिप्त नहीं है, ठीक है। तीसरा जो है, तब तक आप भारत का नागरिक रहेंगे जब आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर लेते। आपने अमेरिका की नागरिकता जैसे ही ग्रहण की, आप यहाँ के स्वतः जो है नागरिक नहीं रहेंगे, ठीक। आप जो है त्याग कर दोगे कि मैं यहाँ नागरिक नहीं रहूंगा बोल के, तो आप जो स्वतः जो है यहाँ के नागरिक नहीं रहेंगे। आप देशद्रोही कार्यों में लिप्त रहेंगे तो आपको सीधा भेज देंगे बॉर्डर में, आप नागरिक नहीं रहेंगे, ठीक है ना। चूंकि नागरिकता का विषय हमारे पास नहीं है, सब सिलेबस में तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन बेसिकली यही चीजें हैं, ठीक है, कि आपका नागरिक का त्याग कैसे होगा वो, है ना। नागरिकता संशोधन अधिनियम फिर कई बार संशोधन हुआ। अभी जैसे सलमान खान पे केस चल रहा है, तो अभी वो आरोपी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अभी तो सब खारिज हो गया ना, कहाँ है आरोपी? खारिज हो गया, सारे प्रकार के दंड से उसको मुक्त कर दिया है ना। सारे प्रकार के दंडों से जो है उनको मुक्त कर दिया है। किसी प्रकार का कोई स्पॉट तो नहीं है, उस प्रकार का कोई जो है वो अपराधी जो है आपके नजर में है, आप जो आपके प्री हीरो नहीं होंगे तो आपके नजर में टेक्निकली वो नहीं कहलाएगा। हाँ नहीं कहलाएगा। देखिए मुझे कंप्यूटर या इसको बंद कर दो।